इलेक्ट्रॉनों की आदत कैसे होती है? लड़कों जैसे होती कि नहीं होती? साले कैसे होते हैं? लड़कों जैसी। आज किसी के साथ, आज यहाँ से वहाँ ट्रांसफर, कल वहाँ से यहाँ। लड़कियां होती हैं हाँ ठीक है, अभी गर्ल्स को बुरा लग जाएगा, ठीक है, बुरा मत मानना कोई, ठीक। तो इनकी क्या होती है कि ट्रांसफर होते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, तो इनका भरोसा नहीं है। जैसे गर्ल्स को बॉयज का भरोसा नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का भरोसा नहीं है कि साले कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाए। किसी के पास कमी होगी तो या कुछ यहाँ से करके वहाँ चले जाए, और किसी के पास ज्यादा होगी तो भी वो छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा, ठीक है। आजकल लेवल बहुत खराब हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ही लड़की का ब्रेकअप हुआ, लड़कियां कैसी होगी? ब्लूटूथ जैसे, एक ब्लूटूथ जैसे एक डिवाइस से डिस्कनेक्ट हुआ, कोई पे ट्रस्ट लगाएगा, सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस, 5 मिनट या 2 सेकंड बाद कनेक्ट होता है, ठीक है। तो अलग मैटर छोड़ो, क्या है इलेक्ट्रॉन किसी नहीं है, या क्योंकि इसका मान जाओ घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन कहाँ है भाई? कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है, नाभिक के अंदर है, तो वो नहीं जा पाते। तो ऐसे मैंने उस दिन बोला था क्या बनना है? तत्व, ना कि यौगिक। यहाँ पे आपको क्या रहना है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, यहाँ पे क्या रहना है आपको? प्रोटॉन रहना है। मतलब अपनी चारों ऐसी क्रिएट कर लो क्या आपका मनना है, क्योंकि एक वही है कि भाई 18 से 25 साल की एज होती है ना, ये साल एज ही खराब होती है, ठीक है। इसी में आप इलेक्ट्रॉन बन सकते हो, इसी में आप प्रोटॉन बन सकते हो। तो क्या रहो? प्रोटॉन। प्रोटॉन रहोगे तो हाजिर में रहोगे, पीछे प्रोटॉन पीछे प्रॉफिट, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं बनना है, क्या बनना है? प्रोटॉन बनना है। क्योंकि अगर इस केस में आपने भाई कोई गोल सेट कर लिया ना, इस केस में अगर आपने लगा मेहनत कर दी तो आपकी क्या है? टाइम बदल जाएगा, क्योंकि वो होता है जिंदगी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। सही बात है, जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज बहुत खराब होती है 18 से 25, ठीक। तो आपको क्या करना है? अपनी गोल पर फोकस करना हो, पढ़ाई करनी, ठीक है। क्योंकि जो जितना घिसेगा ना, वो बोलते हैं ना कि रंग लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के बाद, ठीक है। या दाना खा के में मिलता गुलगुल जाग होता। इस एज में आप जितना घिसोगे, जितना आप मेहनत करोगे, ठीक है, उतना ही आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, ठीक है। उतना ही अपना एक होता है कि अगर आपने समय रहते समय का यूज नहीं किया, अगर आपने समय रहते उसका क्या नहीं किया, महत्व नहीं समझा, तो फिर समय आपको छोड़ देगा, ठीक है। मतलब समय आपसे बदला देगा, इसलिए समय की क्या करो? वैल्यू करनी, ठीक है। तो ये हो गए कि भाई आपको क्या करना है? आपको क्या करना है भाई? अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या क्यों ली? क्योंकि यही रीजन है कि प्रोटॉन का क्या नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ से वहाँ नहीं जाते, ठीक है। तो मत जाना, ठीक है। पढ़ा लेना न्यूक्लियस के अंदर, मतलब घर के अंदर, अपने पढ़ाई की माहौल के अंदर, ठीक है। और कोई फील्ड में नहीं जाना, खास करके, ठीक है। तुम ज्यादा में हाइड्रोजन लगती है अंदर, ठीक है। तो हाइड्रोजन नहीं बनना है, ठीक। जल्दी होगा आपको परमाणु क्रमांक, ठीक है। बड़ा मत मानना एग्जाम के लिए परमाणु, ठीक है। ओ परमाणु। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया सर। बढ़िया, यस सर। ठीक है। तो अभी तक हमने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था? परमाणु और अणु में अंतर, ठीक है। तो अब हम आज से नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परमाणु संरचना, ठीक है। क्या नाम है इसका? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। परमाणु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एटम। इसका बताया था ना मैंने, एटम, ठीक है। एटम 2 शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से? ए, ठीक है, और टॉम, ठीक है। एटम, ठीक है। तो ए का मतलब होता है नहीं, ठीक है, मतलब नहीं, और टॉम का मतलब होता है विभाजित, ठीक है। ग्रीक भाषा का शब्द है एटम। इसको मैंने बताया भी था कि भाई परमाणु क्या होता था? जिसे और अधिक विभाजित ना किया जा सके, वही होता था ना। तो सबसे पहले किसने बताया था? अपने यहाँ के महर्षि कणाद ने। इस सब मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, ठीक है। मेमोराइज करा दे रहा हूँ कि भाई सबसे पहले परमाणु शब्द का यूज किसने किया था? महर्षि कणाद ने, ठीक है। लेकिन उसका श्रेय किसको जाता है? जॉन डाल्टन को। ये डाल्टन को जाता है कि परमाणु का आविष्कार किसने किया है? डाल्टन ने, ठीक है। वैसे तो अपने महर्षि कणाद ने बहुत पहले ही परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। तो जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु कैसा होता है? अविभाजित होता है, जिसे और अधिक पार्टिकल्स में क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते। तो अभी तक यही थ्योरी चली आ रही थी, लेकिन 20वीं शताब्दी में बहुत से नए वैज्ञानिक आए, जैसे जे थॉमसन है, नील्स बोर है, ठीक है। जे थॉमसन और नील्स बोर जैसे बहुत सारे चैडविक जैसे नए वैज्ञानिक आए, ठीक है। तो उनने भी बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। तो उनको बाद में पता चला कि भाई इस परमाणु को भी क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। मतलब ये परमाणु भी किसी मौलिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, मौलिक कणों से मिलकर बना हुआ है। तो उन्होंने जब परमाणु के अंदर का स्ट्रक्चर की अध्ययन किया तो उनको पता चला कि इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो उनमें से 3 मेजर पार्टिकल्स उनको पता चले। कौन कौन से? तो उनको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। फंडामेंटल मौलिक कण, क्या बोल सकते हैं? मौलिक कण, ठीक है। मौलिक कण, कौन कौन से मौलिक कण मिले इनको? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये परमाणु के क्या होते हैं? मौलिक कण होते हैं।
और यही बस नहीं पाया जाता, परमाणु के अंदर बहुत सारे प्रकार के और अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, मेजरली ये पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या हुआ है, परमाणु का निर्माण होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जैसे मेसोन, बोसोन, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि परमाणु के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों भाइयों को तो जानते ही होंगे आप, साइंस में इतना तो पढ़ा है, 11th में आ गए हो तो 9, 10 से ही आपको पता चल हो जाता होगा कि परमाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो आपको पता है कि परमाणु अच्छे से डिफाइन किया था अपन, 2-3 डेफिनेशन बनाई थी कैसे कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, इनमें अंदर भी दिखा था। अब अपन देखते हैं कि परमाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि अपने टॉपिक का नाम ही क्या है, परमाणु संरचना। तो अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो भाई क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब ऐसे ही तो कोई खोज होती नहीं भाई, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही खोज होती, जब कोई उसको जानने की इच्छा व्यक्त करता है। आपको अगर कोई भी चीज खोज करनी है किसी भी चीज की, या कोई भी वस्तु आपको चाहिए, तो पहले नंबर आपके मन में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आती है कि नहीं आती कि यार मुझे ये करना है, तभी कर पाते कि नहीं कर पाते। ऐसे ही जब परमाणु की खोज हुई थी, तो जैसे मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि परमाणु सबसे पहले अपने यहाँ के महर्षि कणाद ने बताया था कि कोई भी द्रव्य वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या बोलते थे, परमाणु। लेकिन उनका नाम इतना नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि इंडिया में क्या है कि ऐसी भाषा में लिख के चले गए कि जिन्हें आज तक अपन डिकोड नहीं कर पाए, और एक ये भी है कि अपनी उतनी इमेज नहीं थी। जैसे उस दिन बताया था कि द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती, 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, उसको खोजा था अपने यहाँ के वैज्ञानिक ने, किसने, सत्येंद्रनाथ बोस ने। लेकिन बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनने जब उनको आइंस्टीन से बोला तो आइंस्टीन के कहने पे ही वो पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुई थी, इसलिए उनका नाम हो गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन रियल फाउंडर कौन है, उसके खोजकर्ता कौन थे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के सत्येंद्रनाथ बोस थे। ठीक है, तो ऐसा है कि अपना इंडिया पीछे नहीं, एक से एक वैज्ञानिक है अपने इंडिया में, बट उनका उतना लेख नहीं मिलता है। ठीक है, यूरोप वालों ने उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया लगभग, यानी कि उनका नाम नहीं, अपना अपना उनने पेटेंट करा लिए या कुछ भी करा लिए, तो उनका नाम क्या नाम लेख मिलता है। ठीक है, तो अब अपन क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। वैसे आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई या न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। आपको डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि भाई न्यूक्लियस में या न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, परमाणु की नाभिक के अंदर, कक्षा में क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, बट ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि इससे आपका क्या होगा, माइंड ओपन होगा। साइंटिस्ट ने कैसे खोज करी, उसकी अपन थॉट्स देखेंगे कि भाई इसने क्या सोचा होगा, तभी तो अपन अपनी भी थॉट प्रोसेस इंक्रीज होगी कि भाई हम भी सोचा करेंगे कि यार ऐसा होता है। क्योंकि मैंने पहले ही दिन बताया था कि अपन को भाई आना चाहिए माइंड में। अगर भाई क्लियर हो ना तो हर चीज आपको समझ में आती है। तो देखो क्या है कि धीरे धीरे पहले इतना पता था कि क्या होता है, परमाणु होता है। फिर उसके अंदर एक विलियम क्रोक्स थे, ठीक है, विलियम क्रोक्स, तो वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कैसा एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब लिया। क्या लिया, एक वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम तो जानते हो, जहां पर और कोई पार्टिकल मौजूद ना हो, या निर्वात बोल सकते हैं। निर्वात मतलब जहां पे बात नहीं होता, पर कोई भी बात वायु तक ना हो, तो उसको बोलते वैक्यूम। तो उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब लिया, कांच का, एक नली ली, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि एक उच्च विभवांतर लगा दिया, या वोल्टेज लगा दिया, ठीक है। अच्छा, हाई पोटेंशियल लगाया 10,000 वोल्टेज का, ठीक है, 10,000 वोल्ट का। और उनने इनमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक कैथोड और एक एनोड, ठीक है। और कैथोड कैसा होता है, माइनस होता है, और एनोड को क्या बोलते हैं, प्लस चार्ज होता है। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे वैक्यूम ट्यूब के अंदर उच्च वोल्टता लगाते हैं ना, तो कैथोड से कुछ रेस उत्पन्न होती है, किरणें उत्पन्न होती हैं, और जो कहाँ जाती हैं, एनोड की तरफ जाती हैं। कहाँ पे जाती हैं, एनोड की तरफ। तो इन किरणों को उन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड से उत्पन्न हो रही थी, तो क्या नाम दे दिया, कैथोड किरण। और जब इन कैथोड किरणों का इन्हें अध्ययन किया ना, एक कुछ नहीं आने वाला है, मैं बार बार बोला, लेकिन आप देखो ना कि उन्होंने कैसे एक एक्सपेरिमेंट किया। फिर यहाँ से क्या हुआ कि माइनस से प्लस की तरफ क्या हुआ,
रेस जाना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ये छोटी छोटी सी किरणें हैं ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। और जो कैसी है कि जो माइनस से कहाँ जा रही है, प्लस की ओर। और ये पहले से ही पता था कि भाई समान आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण। जो प्लस की तरफ अगर आकर्षित हो रही हैं तो गारंटेड क्या होंगी, माइनस होंगी कि नहीं होंगी। और उन्होंने देखा कि भाई इसमें बीच में एक व्हील रख दिया या पहिया लगा दिया, तो उन्होंने देखा कि पहिया घूमने लगा, मतलब कुछ ना कुछ उससे टकरा रहा है, तभी तो वो घूमने लगा, तभी तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी आई। तो उनने फिर इससे उनको पता चला कि भाई ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है किरणें। उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, ऐसे ही प्रोटॉन की भाई एनोड किरणों के माध्यम से हुई थी, ठीक है। तो ये खोज। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ फैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लो तीनों के, ऐसे एक टेबल बनवा दे रहा हूं, उसको आप याद कर लेना। क्योंकि अब जैसे मैं बोलूंगा कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज जैसे थॉमसन ने करी थी, तो आप इसमें भाई कैसे आओ, क्यों थॉमसन ने क्यों की, आइंस्टीन ने क्यों नहीं की, इसमें कोई लॉजिक नहीं रहेगा। मतलब भाई जिसने की तो वो तो याद करना पड़ेगा ना। बताओ कि इसमें भी रीजन ढूंढोगे कि भाई इसने क्यों की, इसने क्यों नहीं की। तो रीजन तो है एक, उसने सोचा, इसने नहीं सोचा। बताओ जैसे मैं बोलूं कि भाई किसने खाना खाया, आशुतोष ने खाया। अब इसमें बोलोगी भाई, तो सीधा सा है कि भाई आशुतोष को भूख लगी थी, उसने खाया, साइंस को नहीं लगी थी, उसने नहीं खाया। जिसने इसके बारे में सोचा, हाँ, उसने खोज की, ठीक है। तो अब एक टेबल बनवा दे रहा हूं मैं, तो वो टेबल बना लेना। ये होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले लिख लो इनको खोजकर्ता की नाम, क्या लिख लो, खोजकर्ता। तो खोजकर्ता लिखो, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है, ठीक है। तो खोजकर्ता है गोल्डस्टीन, लेकिन नामकरण किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड लिखा रहेगा, ठीक है, रदरफोर्ड। सर फोर्ड कंपनी नहीं की क्या, फोर्ड कंपनी नहीं की, नहीं ये फोर्ड अलग है, ठीक है, वो कार की कंपनी है। तो ये होगा खोजकर्ता थॉमसन इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के होगा रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के होगा चैडविक। ये होगा आपके खोजकर्ता। अब देखो ऐसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि भाई इससे उनको ये तो पता चल गया था थॉमसन को कि इलेक्ट्रॉन यानी कि कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं या किससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो खोज तो कर ली थी, लेकिन इस पर आवेश के लिए उनने एक मिलिकन वैज्ञानिक थे, ठीक है, मिलिकन। तो उनने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, तेल बूंद थ्योरी दी थी उन्हें, या तेल बूंद प्रयोग किया था। तो उन्होंने क्या किया था, छोटा सा मैं आराम से बता दे रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया कि एक ऑयल ड्रॉप ली, ऑयल ड्रॉप तो यहाँ की तेल की बूंद ली, ठीक है, और इसको एक विद्युत क्षेत्र से गुजारा, विद्युत क्षेत्र लगा दिया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो आपको पता है कि अगर कोई भी वस्तु, देखो यहाँ पे ऊपर से गिरती है तो नीचे ज्यों ज्यों नीचे आती है उसका वेग बढ़ता जाता है, गुरुत्वीय त्वरण अपन पढ़ेंगे फिर, स्मॉल जी होता है कि स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसके कारण क्या होता है, त्वरण तो मैंने पिछली कक्षा में ही बता दिया था फिजिक्स की कि भाई त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन, वेग बढ़ता जाता या घटता जाता, तो उसे त्वरण बोलते हैं। तो इतनी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है पृथ्वी। तो कोई भी वस्तु देखो ऊपर से आती, ज्यों ज्यों ऊपर से नीचे आती उसका वेग बढ़ता जाता है। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे प्लस लगा दिया और माइनस, और तेल की जैसे ही बूंद यहाँ से गिराई तो उसका वेग नहीं बढ़ा, एक नियत वेग से या थोड़े कम वेग से गिरने लगी। तो इससे मतलब ये कि भाई इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते थे, माइनस। तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं, ये माइनस, नीचे क्या है माइनस, और प्लस ऊपर से क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो उस पे ऊपर की तरफ बल लगेगा, तो वो उसकी यानी कि गति क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी कि नहीं। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि इसमें क्या पाया जाता है, आवेश पाया जाता है, और आवेश का उन्होंने मान निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश
सर जैसे कितना होता है ये लिख लो। हाँ बोलो। जैसे ये आपने बताया था कल कि लाइट जलती है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। हाँ। तो अपन इनको रिवर्स नहीं कर सकते कि इसी लाइट से फिर से लाइट बना दें? इसी लाइट से फिर से लाइट जल रही है इसके। हाँ ये लाइट जल रही है। हाँ, इसका ऐसा कुछ भी ऐसा हो जाए भविष्य में तो कि लाइट बर्बाद ना हो, इसी से रिवर्स हो जाए, रिसाइकल। हाँ तो ये रिसाइकलिंग तो हो रही, वो अपन अलग मैटर है कि मैंने बताया था या अभी नहीं बताया कि थ्योरी होती है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा। ब्रह्मांड के बारे में तो बताया था कि यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीजें, एक है द्रव्य और एक है एनर्जी या ऊर्जा। तो द्रव्य के बारे में तो डिस्क्राइब कर दिया था। एनर्जी अपन 6 पार्ट से स्टार्ट करेंगे, 6 यूनिट है आपकी कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो उसमें अपन एनर्जी पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होती, जो यूनिवर्स में है ना वो एनर्जी फिक्स है। इस एनर्जी को आप एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यही है कि आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में हो रही है, प्रकाश ऊर्जा में बन रही कि नहीं बन रही। विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, प्रकाश ऊर्जा में। फैन चल रहा है तो ये क्या है कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा दे रहा है। मतलब एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में स्थानांतरित हो सकती है। जैसे मैंने देखा तो मेरी एनर्जी खत्म हुई, बट इसमें ध्वनि ऊर्जा निकली कि नहीं निकली, आवाज आई कि नहीं निकली, ठीक है। थालियां ऐसे नहीं बजाएं, ठीक है, ठीक है। गलत वे में ले लोगे ठीक है, तो ये कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी एनर्जी कुछ ना कुछ तो कम हुई होगी ना भाई। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरी एनर्जी खत्म हो रही कि नहीं हो रही। मैंने जो खाना खाया होगा, मुझे जो केमिकल एनर्जी मिली होगी वो कितनी सारी एनर्जी में जा रही है। देखो पसीना भी आ रहा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ तो ध्वनि ऊर्जा भी निकल रही है, ये देखो आवाज आ रही है। तो मेरी एनर्जी जो खत्म हुई वो दूसरी एनर्जी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। जैसे मैं किसी को थप्पड़ मार दूं, ठीक है, तो मेरी एनर्जी खत्म होगी, लेकिन वो ध्वनि ऊर्जा में निकलेगी कुछ, और कुछ ऊष्मी ऊर्जा में हो जाए, उसका गाल लाल हो जाए या गर्म हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एनर्जी को अपन एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, बट ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं कर सकते। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, आराम से समझेंगे, ठीक है। अभी अपन इस पर देखें, ठीक। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.600 इंटू 10 टू दी पावर, ये मैंने 60 का अंक 4 ले ली, कहीं कहीं पे इतना ही लिखा है सर, 1.6 × 10⁻⁻⁹ की घात कूलम, ठीक है। प्रोटॉन का कितना होता है, ये इसका होता है माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, धन आवेशित। लेकिन प्रोटॉन का आवेश भी इतना ही होता है, 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम। ये इतना चार्ज क्या होता है, एक धनावेशित होता है। ये मत समझना नहीं कि यहाँ पे प्लस कर दो 90, माइनस ही होता है। लेकिन इसका होल यानी पूरा आवेश कैसा होता है, धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है। लेकिन इसका आवेश का मान इतना होता है, ठीक है, इतना मान माइनस में होता है, और इसका इतना मान क्या होता है, प्लस में होता है। और न्यूट्रॉन नाम क्यों रखा था, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं था, यानी मतलब उदासीन था, न्यूट्रल था, ठीक है। तो ये कैसा रहेगा, आवेश रहेगा, आवेश रहित या कोई आवेश नहीं, ये भी लिख सकते हो। तो आवेश रहित लिख दो। अब ये हो गया आवेश। अब इसके बाद इन्होंने इनका निकाला द्रव्यमान। ग्राम, हिंदी में किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है द्रव्यमान। भाई आपने कभी परमाणु देखा क्या, ऐसे नॉर्मल नहीं देखा, क्योंकि देख ही नहीं सकते। परमाणु का आकार आपको पता है कितना होता है, परमाणु की त्रिज्या का आकार होता है 10 टू दी पावर -10, ठीक है, या मतलब 10 की ऊपर -10 की घात, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और नाभिक की त्रिज्या का मान कितना होता है, 10 की ऊपर -15, 1 फर्मी, इसको 1 फर्मी बोलते हैं। तो इतनी छोटी कि अगर 1 मीटर का आप इस मीटर में, ठीक है, तो 1 मीटर में 10 के ऊपर पावर -1 है ना, तो 1 के बाद 10 शून्य लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अरबा हिस्सा। 1 मीटर की आप इतने छोटे छोटे टुकड़े करोगे, एक हिस्सा कितना हो 10 अरब हिस्से करो। 1 मीटर के 10 अरब हिस्से करोगे ना, और एक हिस्सा एक परमाणु के बराबर होगा, परमाणु की त्रिज्या के बराबर। तो कल्पना कर सकते हो आप कितना छोटा होगा। तो जब उसको नहीं देख सकते तो अपन परमाणु के अंदर एक छोटे छोटे से कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको कहाँ से देख लोगे? तो उनका द्रव्यमान कितना सा होगा? बहुत ही कम होगा ना, बल्कि लगभग नगण्य के बराबर। ठीक है, तो 9.11 × 10⁻⁻24 की घात ग्राम। 1 ग्राम का कितना लेना है? 1 ग्राम। 1 ग्राम कितना होता है? इतना सा होता है ना। और इसमें कितने -24, 1 के बाद 24 जीरो लगा, 10 जीरो लगाने से ही 10 अरब हो गया। अरब हो गए कि नहीं हो गए? और अगर 24 जीरो लगाओगे तो क्या खड़ल बड़ल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इतना कम द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इसका इतना, इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है? इतना। और प्रोटॉन का कितना होता है? इतना होता है। और न्यूट्रॉन का इतना होता है। लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग समान है कि नहीं? -24 और -28 नहीं, -24 और -28 है सर। नहीं 24 यहाँ है। प्रोटॉन का होता है 24, कितना होता है? और इसका 28। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इतना होता है। ठीक है, ये मिस्टेक से हो गया था थोड़ा। तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इतना होता है। प्रोटॉन का इतना होता है और न्यूट्रॉन का इतना। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का दिख रहा है ना, एक साथ है 1.675 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो समथिंग बराबर है। तो ये हो गया इनका द्रव्यमान। तो ये खोज करता होगा, आवेश होगा और द्रव्यमान। इस 3 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, ट्रिक बता दें इसकी याद करने के लिए? ट्रिक से तो नहीं, मतलब छोटी सी ट्रिक है कि भाई ये नाम याद रहे तीनों पार्टिकल के। तो ईंट पर राधा नाची, ईंट पर राधा नाची। ठीक है, राधा नहीं, रानी को रानी लिख लो, राधा लिख लो, नारद लिख लो, जिसको नाचना है नचा दो। ठीक है, राधा हम नचा दो। ठीक है, तो मैं नचा दें? ठीक है, हर्ष नाच। ठीक है, लो, इस बार का कोई वो नहीं है। अच्छा, यहाँ से देखो, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और टा से क्या हो जाएगा? थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने किया ना कि नहीं किया उसका। तो 8 से हो गया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। ठीक है, पर पी से क्या हो गया? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की? रा से रदरफोर्ड। ठीक है, और ना से क्या हो गया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। और चा से क्या हो गया? चैडविक। हो जाएगा यार। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। हो जाएगी नाम यार? बताओ जल्दी से। न्यूट्रॉन की किसने की? चैडविक। तो बताओ रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? ऐसे भी तो पूछ सकते हैं भाई कि रदरफोर्ड ने किस पार्टिकल की खोज की, तो भी याद होना चाहिए कि रदरफोर्ड ने किसकी की? प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन की किसने की? प्रत्यूष। न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की पूछी थी ना तुमसे। इलेक्ट्रॉन की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की थी रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की करी थी चैडविक ने। ठीक है, आराम से कर लेना, इन पर जिसको नाचना हो नचा देना। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। ये ट्रिक है, बस ऐसे याद हो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, ट्रिक से याद नहीं करना। अब इसके बाद देखो, हम ये टेबल बना दी, इसको रख कर दूं। यस सर। आपको याद होना चाहिए कि खोजकर्ता कौन है, इसका आवेश कितना होता है और द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, चल अब छोटे छोटे से टर्म है कुछ, तो हम उनकी डेफिनेशन क्या करनी है? बनानी है। और उनको क्या करना है? समझना है। ठीक है, तो आपने एक बार सुना होगा परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। सुना है कि नहीं सुना है? या परमाणु संख्या। तो उसकी डेफिनेशन लिख लो। परमाणु क्रमांक होता क्या है? परमाणु क्रमांक। इससे पहले मैं छोटा सा ये बता दे रहा हूं कि भाई परमाणु के अंदर होता क्या क्या है, परमाणु की संरचना कैसे होती है। तो कोई भी परमाणु, जैसे हम सोडियम परमाणु ले लें, क्या ले लें? सोडियम। सोडियम तो जानते हो आप। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11।
और इसका परमाणु भार होता है 23। ठीक है, इस सब अपन याद कर लेंगे। ठीक है, पूरी पेरियोडिक टेबल याद कराने की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो इसका देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब अपन पूरे एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि भाई रदरफोर्ड ने कैसे रदरफोर्ड मॉडल दिया था, थॉमसन ने दिया था। ठीक है, तो डी ब्रॉगली तरंग सिद्धांत देखेंगे, सब देखेंगे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत देखेंगे, तो उसमें पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। लेकिन इसमें देखो कि क्या होता है, नाभिक होता है परमाणु के अंदर। ठीक है, और इसके चारों क्या पाई जाती, कक्षाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इतना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु की नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो पहली कक्षा में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं। ये सब बता देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और तीसरी कक्षा में 18 आते हैं, बट बचा ही कितना है, 1 बचा है। ठीक है, 2 ये हो गए, 8 ही हो गए, तो 1 इसमें हो गया। ठीक है, तो 11 हो गए इसके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कक्षा में होते हैं, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब देखो अपन परमाणु क्रमांक क्या होता है, जैसे ये है ना, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। ठीक है, मैग्नीशियम का 12 होगा, अलग अलग होते हैं ना कि नहीं होते हैं। ठीक, तो परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन लिख लो, फिर हम समझाते हैं अच्छे से। ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व या उस परमाणु का उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करती हैं। मैंने ये क्यों बताया पहले, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि परमाणु की नाभिक में उपस्थित। अभी तक आपको ये नहीं पता था कि भाई जैसे कि प्रोटॉन कहाँ पे रहता है, तो ये बताना पहले जरूरी था कि नाभिक में उपस्थित होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन, तो ये तो हो गई आपकी किताबी डेफिनेशन कि भाई परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। करके घर जाके ऐसा करोगे क्या, नहीं, अपन को सिर्फ कितना सा टर्म पकड़ना है, एक छोटा सा वर्ड पकड़ना, कीवर्ड, वो क्या है कि प्रोटॉनों की संख्या। बस आपको क्या पकड़ना है, प्रोटॉनों की संख्या। बस लो डेफिनेशन बना लो। अब आपसे कभी भी, आपसे लाइफ में कभी भी कोई पूछ ले कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, या परमाणु संख्या की डेफिनेशन बता, तो नहीं बना पाओगे, बता नहीं पाओगे कि परमाणु संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। अब ये बता दो कि पहले ही बता दिया कि प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। पाए जाते कि नहीं पाए जाते, तो बोल दो कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। ऐसे नहीं बोलना, तो दूसरी वे में बोल दो कि भाई किसी भी परमाणु में के नाभिक में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उस संख्या को उस परमाणु की परमाणु संख्या बोलते हैं। ऐसे भी तो बोल सकते हो। ठीक है, या किसी परमाणु की परमाणु संख्या उसको कहते हैं उतनी होती है जितने उसके नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। कैसे भी बोल दो, बस डेफिनेशन में अपन को ये वर्ड इंक्लूड करना है, क्या, परमाणु प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या क्या है, प्रकार की प्रोटॉनों की संख्या। अब ये दिमाग लगाओ कि इन्होंने प्रोटॉन ही क्यों लिए, इलेक्ट्रॉन से भी तो बोल सकते थे, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को यह बताया था कि भाई क्या होता है कि परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन क्यों होता है, तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु समान संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, और उतना ही इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, तो विद्युत रूपेण क्या होता है, उदासीन। लेकिन परमाणु होता, आयंस नहीं होते। लेकिन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की आदत कैसे होती है, लड़कों जैसे होती है कि नहीं होती है, साले कैसे होते हैं, लड़कों जैसे कि आज किसी के साथ, आज यहाँ से वहाँ ट्रांसफर, कल वहाँ से यहाँ। लड़कियां भी होती हैं, हम लोग हाँ ठीक है, अभी गर्ल्स को बुरा लग जाएगा। ठीक है, बुरा मत मानना कोई भी। ठीक,
तो इनकी क्या होती है कि ट्रांसफर होते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, ठीक है। तो ऐसे ही होते, तो इनका भरोसा नहीं है, जैसे गर्ल्स और बॉयज का भरोसा नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का भरोसा नहीं है कि साले कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाए। किसी के पास कमी होगी तो या उछल के यहाँ से चल के वहां चले जाएंगे, और किसी के पास ज्यादा होंगे तो भी वो छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा, ठीक है। आजकल लेवल बहुत खराब हो चुका है, ठीक है। और जैसे ही लड़की का ब्रेकअप हुआ, लड़कियां कैसी होगी, ब्लूटूथ जैसे, एक ब्लूटूथ जैसे कि जैसे एक डिवाइस से डिस्कनेक्ट हुआ तो उसमें तुरंत लिखा आएगा सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस, 5 मिनट या 2 सेकंड बाद कनेक्टेड, बोलता है नहीं बोलता है, ठीक है। तो अलग मैटर छोड़ो वहाँ, यहाँ तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को इसीलिए नहीं दिया क्योंकि इसका मान क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन कहाँ है भाई, कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, नाभिक के अंदर है, तो वो नहीं जा पाते। तो ऐसे ही मैंने उस दिन बोला था कि क्या बनना है, तत्व, ना कि यौगिक। यहाँ पे आपको क्या रहना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, यहाँ पे क्या रहना है, आपको प्रोटॉन रहना है। मतलब अपनी चारों ऐसी क्रिएट कर लो कि आपका मनना है, क्योंकि एक वही है कि भाई एक 18 से 25 साल की एज होती है ना, ये सारी एज ही खराब होती है, ठीक है। इसी में आप इलेक्ट्रॉन भी बन सकते हैं, इसी में आप प्रोटॉन भी बन सकते हैं। तो क्या रहो, प्रोटॉन रहो, प्रोटॉन रहोगे तो फायदे में रहोगे, पी से प्रोटॉन, पी से प्रॉफिट, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं बनना है, क्या बनना है, प्रोटॉन बनना है। क्योंकि अगर इस एज में आपने भाई कोई गोल सेट कर लिया ना, इस एज में अगर आपने रगड़ की मेहनत कर दी तो आपकी क्या है, टाइम बदल जाएगा, क्योंकि वो होता है जिंदगी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है, सही बात है कि जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। तो ये एज ही बहुत खराब होती है 18 से 25, ठीक। तो आपको क्या करना है, अपनी गोल पे फोकस करना और पढ़ाई करनी, ठीक है। क्योंकि जो जितना घिसेगा ना, वो बोलते हैं ना कि रंग लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के बाद, ठीक है, या दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। इस एज में आप जितना घिसोगे, जितना आप मेहनत करोगे, ठीक है, उतना ही आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, ठीक है, उतना ही अपना एक होता है ना कि अगर आपने समय रहते समय का यूज नहीं किया, अगर आपने समय रहते उसका क्या नहीं किया, महत्व नहीं समझा, तो फिर समय आपको छोड़ देगा, ठीक है। मतलब समय आपसे बदला लेगा, इसलिए समय की क्या करो, वैल्यू करनी, ठीक है। तो ये हो गई कि भाई आपको क्या करना है, आपको क्या करना है भाई, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स की संख्या क्यों ली, क्योंकि यही रीजन से कि प्रोटॉन का क्या नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ से वहाँ नहीं जाते हैं, ठीक है। तो कहीं मत जाना, ठीक है, कहाँ रहना, न्यूक्लियस के अंदर, मतलब घर के अंदर, अपने पढ़ाई के माहौल के अंदर, ठीक है, और कोई फील्ड में नहीं जाना, खास करके हर, ठीक है। तुम ज्यादा में हाइड्रोजन लगते हो हमारे अंदर, ठीक है, तो हाइड्रोजन नहीं बनना है, ठीक। चलो तो ये हो गया आपको परमाणु क्रमांक, ठीक है, बड़ा मत मानना, वो एग्जाम्पल के लिए बोल देते, तो परमाणु, ठीक है, ओ परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन बना लोगे ना, प्रोटॉनों की संख्या, क्या कीवर्ड है, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। कैसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे डालो हेडिंग परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बना लो हेडिंग। इसकी पहले नंबर हम डेफिनेशन लिखवा दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद देख लो आप द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या लिखा रहता है, परमाणु भार मिलेगा तो यही डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो किसी परमाणु के, लिख लो जल्दी से, किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, परमाणु भार या परमाणु संख्या, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो इससे क्या, वो डेडेस यानी योग कहते हैं, पर संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है, इसे
ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलो यहां देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि परमाणु भार क्या होता है या द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो आपको क्या करना है कि किसी भी परमाणु की, यदि कोई भी क्या है एटम है, ठीक है, तो आपको इसमें भी दो वर्ड बस पकड़नी है। एक कीवर्ड बस पकड़ना है, क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। इसमें क्या पकड़ना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। अभी हमने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उनकी संख्या है, उनको क्या करना है, ऐड करना है, और जितनी होगी तो वो क्या कहलाती है, उसकी परमाणु भार कहलाता है। अभी सोडियम का बताया था कि इसमें क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, बाहर क्या है 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसका परमाणु भार क्या होता था सोडियम का 23, ठीक है, तो इसका मतलब है कि N और P प्लस कितने हैं, 23 हैं, समझ रहे हो। इसे A से प्रदर्शित करते तो A इक्वल टू क्या हो जाता है, N प्लस P, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, वो क्या कहलाती है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और अभी हमने देखा था कि P क्या है, प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 11 है कि नहीं है, और परमाणु भार कितना है इसका, 23 है। तो अब इतनी तो मैथ आती होगी कि 23 चाहिए है, तो 11 में क्या जोड़ें कि 23 हो जाए, तो 12 जोड़ेंगे, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12 है। मतलब सोडियम परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन रहेंगे और 11 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि परमाणु भार पूछ ले कोई या द्रव्यमान संख्या पूछ ले, तो सिर्फ एक ही कीवर्ड, क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। अब आप इसको क्रिएट कर लीजिए, क्या है, ये आपकी मोती है, ये मोती है। अब इससे आपको माला बनानी है। अब माला कई प्रकार की बन सकती है, कोई पतली बनाता है, कोई मोटी बनाता है, ठीक है। ऐसे ही आपको भाषा नुमा, भाषा की यानी कि भाषा में पिरोना है उन मोतियों। ये क्या है, आपकी कीवर्ड है, कीवर्ड को एक लैंग्वेज में ढालना है, तो आपकी क्या बन जाएगी, डेफिनेशन बन जाएगी। याद नहीं करना है, बस इन कीवर्ड को सजाओ। आपको क्या करना है, इसको इंक्लूड करना है कि प्रोटॉन की संख्या बोल सकते हैं, परमाणु क्रमांक किसी ने बोला तुरंत बोल दो कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, ठीक है, स्पीड में बोल दो, उसको लगेगा कि ये है, ठीक है। स्पीड से नहीं होता है कि भाई स्पीड में बोलो तो आपको याद है या आपको नॉलेज है, और कोई स्लो बोलता है तो आपको नॉलेज नहीं है। एक बार क्या हुआ था कि मैं 9th क्लास में गया, ठीक है, तो न्यू स्कूल में गया, तो वहाँ पे एक सर थे, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो देख भी सकते हैं वीडियो। तो वो क्या है कि स्कूल का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ऐसा ही है कि वो क्या करते हैं, डेफिनेशंस पर फोकस करते हैं, समझाने पर फोकस नहीं करते। जैसे वही कि व्हाट इज मशीन, ठीक है, 3DS में है कि नहीं है। तो ऐसे ही मैंने देखा कि वहाँ पे अब नया था वहाँ उस स्कूल में, तो मैं गया तो वहाँ पे साइंस चल रही थी, तो उसे मैं पहले ही ऐसे स्कूल में ऐसे नहीं पूछते कि खड़े हो जाओ, फिर दूसरा खड़ा होगा, फिर तीसरा खड़ा होगा, एक एक करके 1 बाय 1। तो मेरे आगे जो बैठा था तो वो यानी कि उसी गांव का था वो लड़का, उसको उस सर की क्या थी मानसिकता पता थी कि ये बस डेफिनेशन पे फोकस करते हैं, ये बस क्या चाहते कि आप स्पीड में बोलो। तो उससे पूछा सर ने कि साइंस की डेफिनेशन बताओ, विज्ञान किसे कहते हैं। तो पता है वो क्या बोल रहा है कि विज्ञान में राम भगवान ने रावण को ऐसे मारा और तीर छोड़कर रावण का संहार कर दिया। स्पीड में बोला ना, विज्ञान में राम ने रावण को ऐसे मारा कि तीर मार के उसको क्या कर दिया, विनाश कर दिया। तो बहुत बढ़िया बेटा, बैठ जाओ, समझ रहा, मतलब उसने स्पीड में बोला। अब मुझे पूरी डेफिनेशन क्या थी, याद थी। तो मुझसे पूछा उन्होंने कि विज्ञान किसे कहते, तो मैंने बोला कि भाई एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम प्रकृति में होने वाली, मैं क्या हो गया, रुक गया बिल्कुल। उनने मुझे इतना मारा, क्यों नहीं पढ़ते हो, अच्छे से क्यों नहीं पढ़ते, मतलब लेवल समझ रहे हो। मैंने कहा यार मैं तो सही बोल रहा था, फिर भी इन्होंने क्यों मारा। फिर मैंने उसके यानी वो बगल का लड़का बैठा था मेरा फ्रेंड, मैंने उससे पूछा यार मैं तो सही बोल रहा था, तू तो रामायण सुना रहा था, तब भी तुझे नहीं मारा। तो उसने बोला कि वो क्या है कि वो सर सिर्फ आपकी लिप्स देखते हैं कि अगर आप और चल रहे हैं ना तो आपको याद है, और जैसे ही आप रोके तो मार दो। मतलब कैसा है यार एजुकेशन सिस्टम, आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं। वो आपकी स्पीड देखते हैं कि भाई स्पीड में बोल रहा है मतलब आपको नॉलेज है, और कोई सही भी बोल रहा है ना, और अगर वो रुक गया तो बोलेंगे कि याद नहीं। तो यही है कि अपन को ना स्पीड से नहीं, अपन को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन बन जाएगी
ठीक। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या बोलते हैं? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। इसी को क्या बोलते हैं? परमाणु भार। ठीक है, तो इसको एटॉमिक, ठीक है, मास बोल सकते हैं। ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास। ठीक है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन बना लोगे। ठीक है, तो ये हो गया परमाणु क्रमांक और ये हो गया परमाणु भार। अब परमाणु भार किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? ए से, और परमाणु क्रमांक को जेड से। कोई भी तत्व है तो यहाँ पे हमेशा, जैसे सोडियम एक तत्व है तो जेड को हमेशा यहाँ लिखा जाता है और ए को हमेशा कहाँ लिखा जाता है? ऊपर। मतलब ऊपर क्या लिखा जाता है? परमाणु भार लिखा जाता है, नीचे परमाणु क्रमांक। ये हो गया आपका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, बन जाएंगे ये दोनों डेफिनेशन। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि भाई परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं। तो एक बार ब्रीफ में रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद बायोलॉजी की क्लास है। ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी से बताना कि कौन कौन से कण पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें हमने 3 फैक्ट लिखवाए हैं सबके कि भाई इसका द्रव्यमान कितना होता है, आवेश कितना होता है और इसकी खोज किसने करी थी। तो वो याद हो जाएगी। ठीक है, वो तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? न्यूट्रॉन की, अभी से भूल गए यार। इलेक्ट्रॉन की खोज जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। अरे यार आराम से करो ना। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, ठीक है, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। ईंट पर जिसको नाचना हो, ठीक है, वो ट्रिक भी बता दी, उससे तो आप करवा सकते हो, कर सकते हो ना। ठीक है, तो उन सभी के हम कल पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ के आइएगा और परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या, यानी परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, इनकी डेफिनेशन आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।